राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो प्राचीन काल की है। इस कहानी में आपको एक क्रूर राजा, एक निर्भीक ब्राह्मणी और एक अद्भुत अक्षय पात्र के बारे में पता चलेगा। साथ ही इसमें प्रतिशोध, न्याय और हृदय परिवर्तन की भी कहानी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप हमारे केटीवी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत समय पहले की बात है। मलकीपुरम नाम का एक नगर था। वहाँ जमुना सिंह नाम का राजा शासन करता था। राजा प्रजा का हितैषी नहीं था। वह बेहद क्रूर और अत्याचारी था। उसके दरबार में कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं था, कोई योग्य मंत्री भी नहीं था। बस एक धूर्त मंत्री था जिसका नाम बसावन था। राजा किसी की बात सुनता भी था तो केवल बसावन की। बसावन इस बात का भरपूर फायदा उठाता। वह प्रजा से दोगुना कर वसूलता। उसने गांवों और नगरों में अपने कुछ चापलूस बना रखे थे। वे चापलूस राजा की झूठी प्रशंसा करते रहते। राजा यह सब सुनकर बहुत खुश होता। वह फूला नहीं समाता और मंत्री तथा उसके चापलूसों को खूब इनाम देता। साधारण प्रजा के लिए राज दरबार में जाना मना था। प्रजा की समस्याओं का एकमात्र सहारा बसावन था। लेकिन बसावन बिना रिश्वत लिए किसी से बात तक नहीं करता था। इसलिए आम प्रजा अपनी किस्मत पर भरोसा करके राज दरबार को लगभग भूल चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि उनका कोई राजा है ही नहीं। अब जो कुछ भी करना है खुद करना है, और अगर किसी से कुछ मांगना है तो सिर्फ भगवान से। मंत्री बसावन राजा को खुश रखने के लिए रोज नई नई नर्तकियों का प्रबंध करता। राजा इससे बहुत प्रसन्न रहता। मलकीपुरम के पास ही कुछ महात्मा रहते थे। वे तपस्वी थे। एक दिन वे महात्मा राजा के दरबार में आए। उस समय राजा नृत्य देखने में व्यस्त था। द्वारपाल ने राजा से जाकर कहा कि एक महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। राजा मस्त होकर नृत्य देख रहा था। उसने द्वारपाल से कहा कि जाकर महात्मा से कहो कि वे कल आए। द्वारपाल ने महात्मा से आकर कहा कि महात्मा जी, राजा अभी आपसे नहीं मिल सकते। वे राज्य के कुछ विशेष कार्य में व्यस्त हैं। महात्मा बोले कि तुम फिर से जाओ और राजा से कहो कि वे यहाँ आकर मुझसे मिलें। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। द्वारपाल फिर से गया और राजा से बोला कि महाराज, महात्मा आपसे अभी मिलना चाहते हैं और आपको महल के बाहर बुला रहे हैं। राजा गुस्से में बोला कि तुम क्यों मेरे आनंद में बाधा डालने के लिए बार बार आ रहे हो। जाकर महात्मा से कहो कि राजा से मुलाकात नहीं हो सकती। वे कल राज दरबार में आए। द्वारपाल अपना सिर झुकाए वापस लौटा और महात्मा से बोला कि क्षमा करें महात्मा जी, राजा इस वक्त व्यस्त है, मुलाकात नहीं हो पाई। आप कृपा करके कल आए। महात्मा बोले कि मूर्ख, तुम्हारा राजा तो झूठ बोल ही रहा है, तुम भी झूठ बोल रहे हो। मैं तो राजा की विपत्ति टालने के लिए आया था, मगर होनी को कौन टाल सकता है। नियति के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। तुम जाकर राजा से कह दो कि आज की रात वह जितना आनंद करना चाहे कर ले। कल से उसका सूरज ढलने लगेगा। इस राज्य में 12 साल तक भयंकर अकाल पड़ेगा। प्रजा की तो बात छोड़ो, राजा भी दाने दाने को तरसेगा। इतना कहकर महात्मा चले गए। द्वारपाल महात्माओं की बात पर बहुत विश्वास करता था। वह राजा के पास गया और महात्मा की कही बात दोहरा दी कि महात्मा आप पर कुपित होकर श्राप दे गए हैं। राजा ने भी सुन रखा था कि महात्मा यदि कुपित हो जाए तो राज्य का विनाश कर सकते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नृत्य बंद करवा दिया और जल्दी से उठकर महल के दरवाजे पर आया। परंतु महात्मा तो कब के जा चुके थे। राजा ने अपने मंत्री बसावन से सलाह ली कि अब क्या किया जा सकता है। बसावन बोला कि महाराज, हर महात्मा सिद्ध पुरुष नहीं होता। आपको ऐसे पाखंडी महात्माओं से भयभीत नहीं रहना चाहिए। हमारे राज्य को कुछ नहीं होने वाला। अगर मान भी लिया जाए कि अकाल पड़ गया तो हमारे राज्य भवन के लोगों पर 12 साल तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे राजकोष के भंडार गृह में इतना अन्न है कि हम राजभवन के लोगों को निर्बाध रूप से 12 साल तक भोजन दे सकते हैं। इसीलिए आपको जरा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। राजा मंत्री की बात मानकर आश्वस्त हो गया कि महात्मा की बात तो सच होनी नहीं है। अगर सच भी निकल जाती है तो हमारे राज्य भवन पर कोई संकट नहीं आने वाला। उधर नगर से दूर एक गांव में
एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ब्राह्मण को अपने यजमानों से उतना अन्न मिल जाता था कि दोनों का भरण पोषण ठीक से हो सके। ब्राह्मणी भी ब्राह्मण की तरह संतोषी और धार्मिक थी। वह खाली समय में स्त्रियों के साथ बैठकर गप्पे नहीं मारती, बल्कि भक्ति भाव में लीन रहती। घर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत सुख से रहते थे। जहां आदमी को संतोष आ जाता है, वहां बहुत थोड़ा भी हो तो वह सुख से रह लेता है। मगर जब लोभ से पीड़ित रहता है तो घर में संपदा भरी रहने के बाद भी वह दरिद्र ही रहता है। उसे चैन की नींद नहीं आती। धन की भूख उसे भूखा सोने पर विवश कर देती है, मगर वह सिर्फ करवट बदलता रहता है। नींद तो उसके पास फटकती ही नहीं। ब्राह्मण रोज यजमानों से कथा व्रत सुनाकर दान दक्षिणा लेकर वापस आते थे। मगर आने वाले अगले साल में फसल लगाने का समय बीत रहा था। आसमान से सूर्यदेव आग उगल रहे थे। वर्षा के लक्षण कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बादल आसमान में कहीं आए ही नहीं। खेती बाड़ी का समय निकल गया, परंतु वर्षा हुई ही नहीं। किसान अपनी फसल लगा नहीं पाए। किसान अपने पास सिर्फ उतना ही अन्न रखते थे कि अगली फसल आने तक परिवार का भोजन चल सके। मगर जब आगे के लिए खेत में फसल लगी ही नहीं, तो आने वाले 4-5 माह बाद खुद भूखे मरने की नौबत दिखने लगी। इसलिए गृहस्थों ने अपना हाथ सिकोड़ लिया। किसी को लेना देना बंद हो गया। यहाँ तक कि याचकों और ब्राह्मणों को भी यजमान अन्न देना बंद कर दिए। पूजा पाठ कथा व्रत का कार्यक्रम ठप पड़ गया। ब्राह्मण को भी खाली हाथ यजमानों से लौटना पड़ा। घर में संचित धन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। ब्राह्मण वैसे भी घर में अन्न या धन संचित करके नहीं रखते थे, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास कोई 1-2 सप्ताह का घर में अन्न का भंडार था, जो धीरे धीरे खत्म हो चला। ब्राह्मणी ने पति से कहा कि स्वामी, अब घर का अन्न खत्म हो चुका है। यजमान खुद परेशानी में है। वे हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। कोई अन्य ऐसा स्रोत नहीं है जहां से अन्न का बंदोबस्त हो सके। तो आपको सीधे राज दरबार जाना चाहिए और अपने राजा से 1 साल के लिए अन्न की मांग करनी चाहिए। आखिर वे हमारे राजा हैं। उनका फर्ज बनता है कि वे हमारी देखरेख करें, हमारे हर दुख दर्द में साथ निभाएं। आप तुरंत राजा से जाकर मिलिए। ब्राह्मण बोले कि भाग्यवती, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें नहीं पता कि राज दरबार में प्रजा के लिए प्रवेश वर्जित है। व्यर्थ में वहां जाना और अपमानित होना प्रजा की नियति बन गई है। हम सब कुछ जानते हुए भी राजा के पास नहीं जा सकते। अरे, वह सनकी किस्म का है। राजा किसी को भी सूली चढ़ाने में देर नहीं करता। ब्राह्मणी बोली कि स्वामी, आप में और अन्य प्रजा में अंतर है। प्रजा सीधे अपने हित के लिए राज दरबार जाती है, परंतु आप राजा के हित के लिए और अपने हित के लिए जा रहे हैं। राजा को कुछ उपदेश दे दीजिएगा, बदले में अपने लिए 1 साल का अन्न मांग लीजिएगा। ब्राह्मण बोले कि भाग्यवती, राजा नास्तिक है। उसके दरबार में धर्म का कोई भी कार्य नहीं होता। कोई संत महात्मा आदर नहीं पाता। हमने कल प्रजा के एक आदमी से सुना है कि एक महात्मा राजा से कुपित होकर 12 साल तक अकाल झेलने का श्राप दे गए हैं। महात्मा भी कितने नासमझ होते हैं। अरे, गलती राजा की और भुगते सारी प्रजा। महात्मा को राजा को व्यक्तिगत तौर पर श्राप देना चाहिए था, परंतु महात्माओं को क्या उल्टा सीधा कार्य सूझता है। अब श्राप से तो राजा प्रभावित होने वाला नहीं, मगर प्रजा आने वाले 12 साल में भूख से मर खप जाएगी। हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। ब्राह्मणी बोली कि पहले आप राज दरबार जाइए। ब्राह्मण बोले कि भाग्यवती, मुझ पर रहम करो। बला ठेलकर हमें उस क्रूर राजा के पास मत भेजो। वह लेना देना तो दूर, मेरा बहुत अपमान कर देगा। ब्राह्मणी बोली कि स्वामी, हम गरीबों का क्या मान और क्या अपमान। आप जाइए। राजा कुछ दे दे तो भी ठीक, अपमानित करके भगा दे तो भी ठीक। आप चले आइएगा। अगर राजा कुछ देने से मना कर देता है तो हमें इस राज्य में रहकर कौन सा सुख भोग रहे हैं। हम इस राज्य का त्याग कर देंगे। कौन सा हमारे पास यहाँ साम्राज्य खड़ा है। एक टूटी झोपड़ी है जो 7 हाथ जमीन पर खड़ी है। हम कहीं भी किसी उदार राजा के राज्य में एक झोपड़ी भर जमीन मांग लेंगे और रह लेंगे। ब्राह्मण पत्नी की बात मानकर राज दरबार गए। संयोग से राजा से मुलाकात भी हो गई। राजा ने महल में आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि महाराज, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण हूं। रामदत्त नाम है मेरा।
मैं अब तक कभी आपके दरबार में नहीं आया। यजमानों से ही मेरा काम चल जाता था, परंतु अकाल पड़ जाने से प्रजा खुद कंगाल हो चली है। जो हाल मेरी है वही प्रजा की हो चली है। अब आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। राजा बोला कि क्यों मैं सहायता करूं? आप हमारे दरबार में इससे पहले कभी नहीं आए। आपने कभी राज्य का कर भी नहीं दिया, फिर किस बात की सहायता? आप जानते हैं मैं पाखंड पर विश्वास नहीं करता। अगर आपको अपने भगवान पर इतना ही भरोसा है तो फिर उन्हीं से मांगिए। मेरे पास क्यों आए हैं? अरे, आपको नहीं पता, यहाँ कोई भगवान नहीं होता। असली भगवान राजा ही है, और जो राजा की पूजा नहीं करते तो उन्हें तो दुख भोगने ही पड़ते हैं। आप यहाँ से जाइए और गलती से फिर राज दरबार में मत आइएगा। ब्राह्मण राजा से अपमानित होकर घर के लिए चल दिए। उन्हें पहले से ही पता था कि यही होने वाला है। ब्राह्मण पत्नी के पास आए और बताया कि मैं पहले ही कह रहा था कि राजा कुछ देना तो दूर, सिर्फ मेरा अपमान करेगा। उसने अपमान करके राज दरबार से निकल जाने को कहा है और फिर दोबारा राज दरबार में जाने से भी मना कर दिया है। पत्नी बोली कि जब राजा अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख सकता तो हमें आज ही इस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। आप इसी घड़ी यहाँ से दूसरे राज्य में चलने की तैयारी कीजिए। ब्राह्मण पत्नी की बात मानकर तुरंत तैयार हो गए। दोनों दूसरे राज्य के लिए चल दिए। मलकीपुरम बड़ा था। 30 कोस दूर चलने के बाद ही दूसरे राज्य की सीमा आरंभ होती थी। दोनों घर से निकल गए। चलते चलते दोनों घनघोर जंगल में पहुंच गए। जंगल के रास्ते दोनों आगे बढ़ रहे थे कि सहसा उनकी नजर एक तपस्यारत महात्मा पर पड़ी। ब्राह्मण महात्मा की अनदेखी करके आगे बढ़ने लगे। तभी पता नहीं ब्राह्मणी को क्या सूझी कि वह वहीं खड़ी हो गई और ब्राह्मण से बोली कि स्वामी, हम इन महात्मा जी से मिल लेते हैं। हमको लगता है इन्होंने ही राजा को श्राप देने के बदले प्रजा को ही श्रापित कर दिया है। हमें इनसे पूछना है कि आखिर इन्होंने प्रजा को क्यों श्रापित कर दिया। प्रजा ने इनका क्या बिगाड़ा था? ब्राह्मण बोले कि भाग्यवती, तुम महात्मा से क्यों पंगा लेती हो? अगर नाराज हो गए तो तुम्हें भी श्राप दे डालेंगे। ब्राह्मणी बोली कि स्वामी, आप भी गजब करते हैं। अरे, हमने महात्मा का क्या बिगाड़ा है जो कुपित होंगे? और थोड़ी देर के लिए मान लो कि महात्मा कुपित हो भी गए तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हमारे पास कौन सा धन दौलत है कि उसका नाश हो जाएगा? आप पूछें या ना पूछें, मैं तो महात्मा से पूछ कर रहूंगी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु ब्राह्मणी नहीं मानी। वह महात्मा के पास पहुंच गई और महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी, अपनी आंखें खोलिए। महात्मा जी स्त्री की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर आंख खोल लिए। ब्राह्मणी बोली कि महात्मा जी, क्या आपने इस राज्य पर 12 साल तक अकाल पड़ने का श्राप दे डाला है? महात्मा बोले कि हाँ, मैंने ही राजा जमुना सिंह के राज्य का सर्वनाश करने का श्राप दे डाला है। परंतु तुम कौन हो और यह सब क्यों पूछ रही हो? ब्राह्मणी बोली कि मैं मलकीपुरम राज्य की एक ब्राह्मणी हूँ। आपने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। राजा की गलती की सजा प्रजा को दे डाला है। आप जानते हैं राजा क्रूर है, प्रजा का ख्याल नहीं रखता, प्रजा पर अत्याचार करता है। तो आपको सजा राजा को देनी थी, परंतु आपने बिना सोचे विचारे राजा को छोड़कर प्रजा को भूखे मरने पर विवश कर दिया है। आपके श्राप से राजा को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके पास अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, परंतु प्रजा भूखी मर रही है। महात्मा बोले कि देवी, पिता के पापों की सजा बेटों को अनायास भोगना पड़ता है, उसी तरह राजा के पाप की सजा प्रजा भोगती है। गेहूं के साथ घून को पीसना ही पड़ता है। ब्राह्मणी बोली कि महात्मा जी, यह आपका तर्क बेतुका और बेमतलब का है। आप अपना श्राप प्रजा के ऊपर से वापस लीजिए, वरना मैं आपके सामने आग लगाकर आत्मदाह करूंगी और यह पाप आपको लगेगा। महात्मा बोले कि अरे रे देवी, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो? ब्राह्मणी बोली कि भूख से तड़प तड़प कर मरने से मेरे लिए यही अच्छा है। आप जल्दी निर्णय लीजिए कि आप अपना श्राप वापस लेते हैं या मैं आत्मदाह करूं। महात्मा बोले कि देवी, मेरा श्राप तो अटल है, परंतु मैं आपको और प्रजा को मरते नहीं देख सकता। अगर एक भी प्रजा भूख से मरती है तो यह पाप सीधे मुझे लगेगा, और मैं कोई भी पाप अपने सिर नहीं ले सकता। मैं आपको एक अक्षय पात्र प्रदान करता हूँ, इससे आप इस राज्य की सारी प्रजा का पेट भर सकती हैं। महात्मा ने एक अक्षय पात्र प्रकट किया और ब्राह्मणी को देते हुए बोले
कि देवी, इसे लेकर अपने घर लौट जाओ। तुम जो भी कामना करके भोजन मांगोगी, ये पात्र उस दिन उसी प्रकार का भोजन देता रहेगा। तुम्हें इसमें से निकालते जाना है और प्रजा में बांटते जाना है। याद रखना, ये पात्र एक दिन में एक प्रकार की ही सामग्री देगा। जिस दिन तुम धन की याचना करोगी, पूरे दिन सिर्फ धन देगा, और यह शुभ कार्य सिर्फ तुम्हारे ही हाथ से संभव होगा। दूसरे के हाथ में जाने पर इस पात्र से कुछ भी नहीं निकलेगा, बल्कि वह इस पात्र से कुछ निकालने की कोशिश करेगा तो बिच्छू डंक मारने लगेंगे। यदि कोई चोर इसे चुरा लेता है तो वह बहुत कष्ट भोगेगा और पात्र अपने आप एक दिन बाद तुम्हारे पास आ जाएगा। अब आप इसे ले जाओ, ये प्रजा के लिए वरदान है। ब्राह्मणी ने देखा कि वह अक्षय पात्र एक पीतल का बहुत बड़ा मटका है। उन्होंने उसे अपने सिर पर उठाया और ब्राह्मण से बोली कि स्वामी, अब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, अब प्रजा का दायित्व हम पर आ पड़ा है। दोनों अपनी झोपड़ी में पुनः आ गए। दूसरे दिन से अपने गांव में अक्षय पात्र से निकालकर भोजन वितरण करने लगे। देखते ही देखते एक सप्ताह में ही बहुत ज्यादा भीड़ ब्राह्मणी के पास जुटने लगी। प्रजा के लोग भोजन के साथ मनचाहा धन भी लेकर अपने अपने घर लौटने लगे। ब्राह्मणी भोजन से ज्यादा धन देने पर ही जोर दे रही थी, क्योंकि दूर दराज के लोग रोज भोजन लेने तो आ नहीं पाएंगे, परंतु उनके पास धन रहेगा तो अन्न कहीं से भी खरीद लेंगे। दूर दराज के लोगों को ब्राह्मणी पूरे साल भर के लिए धन देकर विदा कर दे रही थी, जबकि आसपास के लोग भोजन के लिए रोज ब्राह्मणी के पास आ रहे थे। यह खबर राजा के मंत्री बसावन को लगी। वह तुरंत राजा के पास आया और राजा से बोला कि महाराज, एक दरिद्र ब्राह्मणी पता नहीं कहां से इतना धन पा गए हैं कि प्रजा में बांट रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आपकी तो कोई कदर ही नहीं रह जाएगी। कल को सभी ब्राह्मण ब्राह्मणी का जयकार करने लगेंगे। कल को प्रजा बगावत करके आपसे राज्य की राजगद्दी छोड़ने की मांग करने लगेगी। महाराज, यह हमारे राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। राजा बोला कि मंत्री, ब्राह्मण के पास ऐसा कौन सा अकूत धन है जो सभी प्रजा में बांट रहा है? तब मंत्री ने बताया कि महाराज, ब्राह्मण कुछ दिन पहले हमारे दरबार में आया था। उसने आपसे धन की याचना की थी, मगर आपने उसे देने से मना कर दिया था। परंतु उसने पता नहीं कहां से एक पीतल का मटका पा लिया है, जिस मटके से बहुत सारा धन निकलता है और बना बनाया खाना भी निकलता है। राजा बोला कि मंत्री, इस राज्य की सारी संपत्ति पर हमारा अधिकार है, हर प्रजा पर अधिकार है। तुम उस ब्राह्मण का मटका बलपूर्वक उठवा कर लाओ, और यदि मना करता है तो ब्राह्मण को जेल में बंद कर दो। मंत्री बसावन बोला कि महाराज, यही विचार मेरा भी था, परंतु आपसे आज्ञा चाहता था। मैं आज ही शाम के वक्त उसका मटका उठाकर आपके पास ले आता हूँ। शाम होने पर मंत्री ब्राह्मण के घर गया और बोला कि महाराज का आदेश है कि तुम उस पीतल के मटके को महाराज को दे दो। तभी ब्राह्मणी बोली कि मगर किस लिए? क्या महाराज के महल में अब मटके की भी कमी पड़ गई है जो प्रजा के घरों से मटके चाहिए? मंत्री बोला कि ब्राह्मणी, यह तुम्हारा मटका कोई साधारण मटका नहीं है, और इस तरह के असाधारण मटके पर सिर्फ राजा का अधिकार होता है। ब्राह्मणी बोली कि ठीक है, ले जाइए। मेरे कहने से तो आप मानने वाले नहीं, तो अच्छा है, ले जाइए। परंतु ध्यान रखिएगा कि असाधारण चीज के काम भी असाधारण ही होते हैं। इस मटके में वही हाथ डालकर धन प्राप्त कर सकता है जो अपने पिता की असली औलाद होगा, जिसकी मां ने अपने पति से ही उसको जन्म दिया होगा। अगर दोगली औलाद इस मटके में हाथ डालकर धन निकालने की कोशिश करेगी तो उसे बिच्छू डंक मारने लगेंगे। मंत्री बोला कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि राजा अपने पिता की औलाद नहीं है। ब्राह्मणी बोली कि मंत्री जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो मटके का नियम बता रही थी और आप उसका गलत अर्थ निकाल लिए। आखिर किसी भी चीज के विषय में आप अनजान हो तो नियम तो समझने ही पड़ते हैं, और मैंने सिर्फ नियम बताया है। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। आप मटका ले जा सकते हैं। मंत्री मटका लेकर राजा के पास आया और बोला कि महाराज, ये मटका एक अक्षय पात्र है, और बताया कि महाराज, इस मटके से धन निकालने के नियम बड़े अजूबे हैं। इस मटके में से धन वही निकाल सकता है जो अपने पिता की असली संतान हो, वरना उसे बिच्छू डंक मारने लगेंगे। राजा बोला कि मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि मैं अपने पिता की औलाद नहीं हूँ? मंत्री बोला कि नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। यह मटके का नियम है।
मेरे समझने और नहीं समझने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजा बोला कि आप मटके को मेरे शयन कक्ष में ले चलिए, हम वहीं इसमें से धन निकालेंगे। मंत्री मटका राजा के शयन कक्ष में ले गया। राजा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ मटके में हाथ डाला। उसमें से कोई धन तो निकला नहीं, उल्टे बिच्छू ने डंक मार दिया। राजा डंक लगने से कराहने लगा। मंत्री को राजा के कराहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला कि महाराज, आपको कोई धन तो प्राप्त नहीं हुआ, उल्टे बिच्छू ने डंक मार दिया। महाराज, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। यह तो सिद्ध हो गया कि आप अपने पिता की औलाद नहीं है। आप किसकी औलाद है ये आपकी माँ ही बता सकती थी, परंतु दुर्भाग्य से अब जीवित नहीं है। राजा को लगा कि मंत्री के सामने ही मटके में हाथ डालकर गलती कर दी है। मंत्री को पता चल गया है कि मैं अपने पिता की औलाद नहीं हूं। अब तो यह पूरे प्रजा में प्रचार कर देगा, परंतु इसकी भी असलियत जान ही लेता हूं। राजा बोला कि मंत्री जी, आप मेरे अति विश्वसनीय हैं, बल्कि कल का भावी राजा आपको ही मानता हूं, तो आप भी मटके में हाथ डालकर धन निकालने की कोशिश करें। मंत्री ने सोचा कि अच्छा मौका है, यदि धन निकाल दिया तो राजा को अनायास ही मुझे अपना राज्य देना पड़ेगा। मंत्री जब मटके में हाथ डाला तो उसका भी वही हाल हुआ। बिच्छू ने डंक मार दिया। वह भी बिलबिलाता हुआ हाथ बाहर खींच लिया और राजा से बोला कि माफ करना महाराज, हम दोनों ही नाजायज औलाद है। अब आगे और बात बढ़े, हमें इस बात को यहीं छुपा लेना है और कल सुबह ही ब्राह्मणी का मटका उसको लौटा देना है। ये मटका हमारे किसी काम का नहीं, हमें बहुत चिंतित कर दिया है। हम अब खुद ही नहीं जानते कि हम किसकी औलाद है, और हम दोनों में से किसी की माँ अब जिंदा नहीं है। ये राज हम दोनों ही जानते हैं, अब कोई तीसरा ना जान पाए। हम दोनों को एक दूसरे के प्रति मौन रहना होगा। मंत्री सुबह में ही मटका ब्राह्मणी को दे आया। ब्राह्मणी को पहले से पता था कि मटका सुबह तक हर हाल में मेरे पास आ जाएगा। वह अब और भी जोर शोर से प्रजा के बीच धन और भोजन वितरण करने लगी। प्रजा भयंकर अकाल में भी खुशहाल थी। 12 साल कैसे गुजर गए किसी को पता ही नहीं चला। आखिरी साल पूरा होने में अभी 1 महीना शेष रह गया। तभी राज्य के राज दरबार का भंडार गृह खत्म हो गया। मंत्री और राजा को स्वयं जाकर ब्राह्मणी से मदद मांगनी पड़ी। राजा ब्राह्मण के सामने जाने से बहुत लज्जित हुआ। वह अपनी गलती पर ब्राह्मण से माफी मांग रहा था। 12 सालों में राजा बहुत बदल चुका था। उसे ग्लानि हो रही थी कि मैं किसी राजा का पुत्र नहीं हूं, मैं इस राज्य की प्रजा को धोखा दे रहा हूं। उसे लग रहा था कि मुझे अब यह राज्य ब्राह्मण को ही सौंप देना चाहिए। वह एकमात्र आदमी है जो प्रजा के लिए समर्पित है। राजा ब्राह्मण से बोला कि ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूं आप मेरे राज्य का राजा बन जाए। ब्राह्मणी वही थी। बोली कि महाराज, राज्य चलाना राजा का काम है, ब्राह्मण का नहीं। आप मेरी कही बात पर यकीन मत करिएगा। आप अपने पिता के ही संतान हैं। मैंने आपके क्रूर विचार बदलने के लिए ऐसा कह दिया था। मंत्री जी, और आप कोई दोगली संतान नहीं है, पर आपका विचार दोगला हो चुका था। महल के लिए कुछ और प्रजा के लिए कुछ और, उसे ही बदलना था। मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, परंतु कहानी सुनने से पहले आप दोनों को मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा बोला कि देवी, मैं आपकी शर्त जरूर मानूंगा, आप बस आज्ञा कीजिए। ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यह कहानी खड़े होकर ही सुनेंगे, बीच में बैठना नहीं है। राजा बोला कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ब्राह्मणी कहानी सुनाना शुरू कर दी। पुराने समय में एक गांव था जहां पर मोहन नाम का बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके घर में पत्नी, एक बेटी और एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम कानू था। मोहन के पास कोई जगह जमीन नहीं थी, आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। वह गांव के जमींदार भावर सिंह के पास बेगारी करता था। बदले में उसे एक सेर अनाज मिलता था, उसी से परिवार चलता था। जमींदार के यहाँ बेगारी वह कोई नया नहीं कर रहा था। उसकी 3 पीढ़ियां भावर सिंह के खानदान में बेगारी करती आ रही थी। मोहन के दादा बंसी ने भावर सिंह के वृद्ध पिता सोना सिंह से अपनी बेटी के विवाह के लिए 100 मोहरों का कर्ज लिया था। उन मोहरों को बंसी कई सालों तक नहीं चुका पाए थे, तो सूद में जमींदार ने उनकी 2 बीघा जमीन अपने नाम करा ली थी। यह अलग बात थी कि 2 बीघा जमीन की कीमत 200 मोहरें थी, परंतु चालबाजी करके सोना सिंह ने 100 मोहरों का ब्याज
200 मोहर बना दिया था और मूलधन अब भी बरकरार था। तो उसे चुकाने के लिए बंसी ने जमींदार के यहाँ बेगारी करना स्वीकार कर लिया था। सोना सिंह थोड़ी दया दिखाते हुए बेगारी के बदले बंसी को 1 सेर अनाज देना स्वीकार कर लिया था, जिससे कि उसके परिवार की रोजी रोटी चल सके। बंसी पूरी उम्र सोना सिंह के यहाँ बेगारी करते रहे। सोना सिंह के मरने के बाद उनका बेटा भावर जमींदार बना, तो बंसी उसके यहाँ भी बेगारी करते रहे। बंसी के मरने के बाद उनका बेटा धनपत भी बेगारी किए, मगर बहुत मेहनत करने के कारण बीमार रहने लगे। भावर ने उनकी बीमारी में भी कोई रियायत नहीं की। वह लगातार कठोर काम लेता रहा। एक दिन जमींदार के यहाँ काम करते हुए ही वे चल बसे। अब बेगारी की बारी आई मोहन की। मोहन जब भावर सिंह के यहाँ काम करने लगे तो भावर ने बेगारी के बदले 1 सेर अन्न में कटौती कर दी, उसे घटाकर आधा सेर कर दिया। अब आधा सेर में मोहन, उसकी पत्नी और 2 बच्चों का खर्च कैसे चल पाए। घर में भूखे रहने की नौबत आ गई। एक दिन मोहन ने जमींदार भावर सिंह से कहा कि मालिक, आधा सेर से परिवार का खर्च नहीं चल पाएगा, आप उसे पुराने नियम के अनुसार 1 सेर ही रखिए। तो भावर सिंह ने कहा कि देखो, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब सोचता हो यह अनाज देने वाला काम बंद कर दो। तुम्हें अगर पाबंदी अच्छी नहीं लगती तो पुराना मूलधन चुकाकर आज़ाद क्यों नहीं हो जाते। अरे कोई ज्यादा थोड़े है, यही कोई 200 मोहरे ही तो देनी है। मोहन बोला कि मालिक, ये क्या कह रहे हैं, हमारे दादा ने तो सिर्फ 100 मोहरे ली थी, बदले में आपके पिता ने 2 बीघा हमारी जमीन भी ले ली थी, फिर भी बेगारी से मुक्त नहीं हो सके थे। अब बेगारी में हमारी 3 पीढ़ियां आपके पास काम करती आई हैं, तो यह 200 कैसे हो गए। जमींदार बोला कि देखो, यहाँ बकबक करने से कोई लाभ नहीं, जो कुछ है वही कागज पर लिखा है, और उसमें कुछ गलत है तो उस पर बहस सिर्फ मेरे पिता और तुम्हारे दादा कर सकते थे, परंतु अब दुर्भाग्य से दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लेन देन को तुम्हें और हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और रही अनाज देने लेने की बात, तो मेरे पिता परम दयालु और धर्मात्मा थे, वे हर किसी पर दया दिखा देते थे, तो दया बस 1 सेर अनाज देना स्वीकार कर लिया था। परंतु मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चल सकता, मेरे अपने अलग नियम है। महंगाई के ज़माने में अगर 1 सेर अनाज तुम्हें दे देता हो तो तुम्हारी मजदूरी तो दे ही दूंगा, तो मेरे ब्याज का क्या होगा। अब तुम्हें सिर्फ 1 सप्ताह तक आधा सेर अनाज दूंगा, वह भी इसलिए कि तुम अन्य कोई प्रबंध कर लो। उसके बाद 1 मुट्ठी अनाज नहीं देने वाला। अब वक्त जाया मत करो, काम करो। मोहन को चिंता हुई कि आधा सेर अनाज में ऐसे ही फाके पड़ने लगे थे, अब बंद कर देगा तो मरने की नौबत आ जाएगी। इसी चिंता में मोहन दिन भर परेशान रहा। शाम में जब घर वापस आया तो अपनी पत्नी से बताया कि जमींदार अब आधा सेर अनाज भी बंद करने वाला है। उसने एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी भी की है, उसने 100 मोहरों को 200 बना दिया है। हम सोच रहे थे कि जैसे तैसे 100 मोहर देकर मुक्त हो लेंगे, परंतु 200 मोहर हम कहाँ से पाएंगे। यह तो मेरी आने वाली सभी पीढ़ियों को गुलाम रखना चाहता है। अब आगे सोच ही नहीं रहा कि क्या करें। पत्नी बोली कि यह बात आपको अब समझ आई है, मैं तो पहले से जानती थी कि जमींदार नहीं जल्लाद है। अपनी कुटिल चाल से आधे गांव की जमीन हड़प लिया है, सैकड़ों लोगों को गुलाम बना लिया है। घर में बेटी बढ़ की तरह रोज बढ़ रही है, उसका 1-2 साल में ही विवाह करना पड़ेगा। इधर भोजन का निवाला ही बंद होने वाला है, इसके लिए हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा। बहुत सोच समझकर पत्नी बोली कि मैं अब घर में बैठी नहीं रह सकती, मुझे खुद कहीं काम करना पड़ेगा। किसी दूसरे गांव में भी काम मिलता है तो हम वहां भी जाकर काम करेंगे। मोहन की पत्नी ने 7 मील दूर एक बाजार में एक अनाज के व्यापारी के पास काम ढूंढ लिया। वहां अनाज को साफ करके बोरे में भरना था। व्यापारी रोज मजदूरी में 2.5 सेर अनाज और एक चांदी का सिक्का दे दिया करता था। एक तरह से बहुत अच्छा काम मिल गया था। वह अपने परिवार का खर्च उठाने लगी, बच्चों को भरपेट भोजन मिलने लगा। बेटी सुषमा बढ़कर सयानी हो चली थी, कान्हो भी अब 10 वर्ष का हो चुका था। समय गुजरता गया। पत्नी ने मोहन से कहा कि अब बेटी सयानी हो चुकी है, आपको चाहिए कि बेटी का हाथ पीला कर दें। हमारे पास अभी उतने पैसे भी हो चुके हैं कि किसी से लेन देन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मोहन को लगा कि पत्नी ठीक कह रही है, जब हम बेटी का विवाह कर देंगे
तो एक तरह से बड़ी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह पत्नी 2-3 साल तक उस व्यापारी के पास काम करती रही तो हमारे पास 200 मोहरें भी हो जाएंगी, जिसे बेईमान जमींदार के मुंह पर फेंककर हम आजाद हो लेंगे। मोहन ने बेटी का विवाह तय कर दिया। उधर जमींदार का एक मुनीम था, धूरडेला। वह एक नंबर का षड्यंत्रकारी था। जमींदार जितना भी गलत काम करता था वह सब धूरढेला के सड़े दिमाग की उपज होती थी। जमींदार को जो धूरढेला सलाह दे देता उसे वह मान लेता था, यहां तक कि उसकी गलत सलाह को भी मान लेता था। एक दिन धूरढेला को पता चला कि मोहन अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया है तो वह काफी परेशान हुआ। जमींदार ने उससे कहा था कि मेरा मन बहलाने के लिए किसी रंगीली चीज का प्रबंध कर दो तो तुम्हें 5 बीघा जमीन मुफ्त में दे दूंगा, साथ ही तुम्हारी बेटी के विवाह के खर्चे भी खुद उठा लूंगा। धुआंडेला कब से रंगीली चीज की तलाश में था, मगर जब मोहन की बेटी को देखा तो उसके उल्टे खोपड़ी में उल्टा विचार आया कि किसी तरह मोहन की बेटी सुषमा का विवाह रुक जाता है तो हम इसे जमींदार के पास काम करने के लिए लालच देकर मना सकते हैं। जमींदार यदि उसकी पुश्तैनी जमीन और कर्ज माफ कर देने का वादा करता है तो वह जमींदार की हर बात मानने को तैयार हो जाएगी। इस तरह जमींदार को रंगीली चीज मिल जाएगी। धुआंढेला जमींदार के पास गया और अपना सड़ा आइडिया सुनाया। जमींदार के मन में आशा जाग उठी। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। एक बेटा बीमारी से मर चुका था। एक बेटी थी जो मंदबुद्धि थी। अक्सर बेईमान, रिश्वतखोर, लुटेरों को देखने से एक सबक मिलता है कि बेईमान सपने में भी सुखी नहीं रहते। जो किसी के दिल को दुखी करके धन हड़पते हैं तो उसके घर के परिवार वाले काफी कष्ट भोगते हैं। कोई बीमार रहता है तो कोई मंदबुद्धि हो जाता है। ये बात दूसरे तो देख लेते हैं परंतु बेईमान की समझ में नहीं आता। भगवान का भी गजब न्याय है कि उसकी मति भ्रष्ट कर देते हैं। वह समझने लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सबसे अच्छा मार्ग है। जमींदार के घर में पत्नी बीमार, बेटी मंदबुद्धि, परंतु उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जो कुछ कर रहा हूं यह गलत है। मैं यह सब बेईमानी किसके लिए कर रहा हूं? आज नहीं तो कल मैं नहीं रहूंगा, पत्नी नहीं रहेगी। बेटी मंदबुद्धि है तो जो कोई उससे विवाह करेगा सिर्फ धन हड़पने के लिए करेगा, उसे सुख पहुंचाने के लिए नहीं। संभव हो कि धन ले लेने के बाद बेटी को घर से निकाल दे या फिर उसे मार डाले, क्योंकि लूट का धन सिर्फ उपद्रव पैदा करता है। जमींदार के मन में वासना के कीड़े जोर मारने लगे। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पड़ोस में ही वह रंगीली चीज रहती है और हमें भनक भी नहीं थी। वह तो भला हो हमारे मुनीम का जो हमें बताता रहता है, मगर समस्या थी कि उसका तो विवाह तय हो गया है, 2 सप्ताह बाद चली जाएगी। मुनीम ने बताने में बहुत देर कर दी है। अब इसमें क्या हो सकता है? मुनीम ने जब इतना बता दिया है तो आगे का जुगाड़ भी मुनीम ही कर देगा। जमींदार मुनीम से बोला कि तुमने दवा का नाम तो बता दिया, मगर दवा मिलेगी कैसे यह नहीं बताया। तुम यदि मेरे लिए यह सुनहरा काम कर देते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दूंगा। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मालिक ने इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी। धुरंधेला बोला कि मालिक, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निवारण मेरे पास नहीं है। हम विवाह के दिन ही मोहन की बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसका विवाह तोड़वा देंगे। चोरनी से कौन विवाह करेगा? चोरी के इल्जाम में हम उसे उसी रात पकड़कर अपने साथ अनाज वाले गोदाम पर ले आएंगे और उसके बाद क्या करना है आप खुद जानते हैं। उसमें मुझसे मदद मत लेना। जमींदार बोला कि वाह मुनीम जी, वाह, क्या खूब आइडिया दिया है। हम वही करेंगे जो आपने कहा है। 100 मोहरें हमारे 4 लठैतों को पहले से दे दो और 100 मोहर तुम खुद पुरस्कार में रख लो। काम हो जाने पर बाकी के वादे पूरे हो जाएंगे। जमींदार के लिए अब 2 सप्ताह बिताना वर्ष के समान लग रहा था। एक एक दिन गिनते हुए वह समय भी आ ही गया जिस दिन मोहन की बेटी की बारात आने वाली थी। जमींदार अपने मुनीम धुरंधेला के साथ आगे के षड्यंत्र के लिए तैयार बैठा था। जमींदार के 4 लट्ठे पहले से तैयार बैठे थे। उधर साजिश से अनजान मोहन अपनी बेटी के विवाह के कार्यक्रम में व्यस्त था। उसे खुशी थी कि बेटी के विवाह होते ही गुलामी से मुक्ति के लिए जुगाड़ में लग जाएगा। पत्नी ही उसे उस मुसीबत से उबार सकती। पत्नी को इसी तरह पत्नी नहीं कहा जाता। पति को पतन होने से बचा लेती है, तभी तो उसे पत्नी कहते हैं। शाम हुई तो समय से बारात दरवाजे पर आ लगी। वर पूजन की रस्म होने लगी। उधर धुरंधेला बोला कि मालिक,
अब देर किस बात की? आपके हाथ से सोने की चिड़िया उड़ जाए, आप उसे पिंजरे में कैद कर लीजिए। जमींदार बोला कि हाँ, अब इंतजार किस बात का। वह मुनीम और 4 लठैतों को लेकर मोहन के घर पहुंच गया। धूड़ेला बोला कि मोहन, यह शादी नहीं हो सकती। तुम्हारी बेटी ने जमींदार के घर चोरी की है। इसका फैसला हुए बगैर तुम विवाह नहीं कर सकते। मोहन बोला कि यह क्या तमाशा है? मेरी बेटी कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती। इसने तो कभी जमींदार का घर भी नहीं देखा, तो चोरी कैसे कर ली? धूड़ेला बोला कि मैंने खुद चोरी करते देखा है। मोहन बोला कि धूड़ेला, तुम आग मत लगाओ, तुम खुद चोर हो और चोरी तुमने ही की होगी। जमींदार बोला कि मोहन, तुम अपनी जुबान को लगाम दो। चोरी और सीना चोरी दोनों एक साथ नहीं दिखा सकते। उधर बारातियों में खुसर फुसर होने लगी कि लड़की तो चोरनी है, भला हम एक चोरनी से अपने बेटे का विवाह कैसे कर सकते हैं? चुपचाप रात को वापस ले चलो। मोहन के देखते ही देखते बारात लौटने लगी। मोहन कभी बारातियों को रोकने का प्रयास करता, कभी जमींदार से सफाई देता कि यह सब झूठ है, सब धूड़ेला का किया कराया है। आप मेरे गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, आप मेरी इज्जत हवा में उछालने के बजाय बारात को रोकिए। वह जमींदार का पैर भी पकड़ लिया, परंतु जमींदार को तो वासना ने अंधा बना दिया था। अब उसे अपनी सफलता नजदीक दिख रही थी। वह अपने लठैतों से बोला कि देखते क्या हो, मोहन की चोरनी बेटी को उठाकर मेरे घर ले चलो। चारों लठैत सुषमा को पकड़ने गए। शिकारी जब हिरण पर झपट पड़ता है तो पीरा हिरण जब देख लेता है कि मांसाहारी गुलदार उसे नहीं छोड़ने वाला, तो ताकत बटोर कर उस पर हमला कर देता है। चाहे अंजाम कुछ भी हो, यह अलग बात है कि हिरण ज्यादा देर टिक नहीं पाता और मारा जाता है। मोहन अब कोई चारा नहीं देखकर जमींदार पर झपट पड़ा, तो लठैतों ने मार मार कर मोहन का कचूमर निकाल दिया। पत्नी बचाने आई तो लठैतों ने उसे भी नहीं बख्शा। उसे ऐसी लाठी मारी कि एक लाठी में ही स्वर्ग सिधार गई। मोहन भी अब आखिरी सांसें गिन रहा था। जमींदार बोला कि अब उसकी बेटी को उठा ले चलो। चारों जब सुषमा के पास गए तो उसके प्राण तो पहले ही निकल चुके थे। बारात लौटने और जमींदार की ज्यादती देखकर उसकी धड़कन रुक गई थी। पल भर में वहां 3 लाशें बिछ चुकी थी। जमींदार ठगा सा रह गया था। उसे होश आया कि लगता है मैंने गलती कर दी है, मेरे हाथ से सचमुच चिड़िया उड़ गई। धूड़ेला ने सोचा कि मैंने क्या सोचा था, ये क्या हो गया। जमींदार अब इनाम तो दूर, मुझे कहीं अपने यहां से निकाल ना दे। तो जमींदार से बोला कि मालिक, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। सुहागरात मनाते वक्त यदि पत्नी मर जाती है तो उसे हत्या नहीं कहते। ये तीनों आपके डर से मर गए हैं, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं। आपने सिर्फ अपना पैसा वापस की मांग की थी, अब आपका कर्जा कौन उतारेगा, इस पर सोचिए। मोहन का एक बेटा भी था कानू। भगवान झूठ ना बुलवाए, मेरी समझ से कहीं आसपास छुपा होगा, उसे खोज कर पकड़ लीजिए। अगर छूट गया तो बड़ा होकर हमारे और आपके लिए काल बन जाएगा। कानू पास छुपकर सारी घटना देख चुका था। वह अभी सिर्फ 12 साल का था, मगर प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंदर धधक रही थी। उसने सोच लिया कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु वक्त हमें भी एक दिन जमींदार से निपटने का मौका जरूर देगा। धूड़ेला की नजर कानू पर गई तो बोला कि मालिक, इसे अपने साथ ले चलिए, यह अब अपने पूर्वजों का कर्जा चुकाने के लिए काम करेगा। जमींदार बोला कि मगर यह छोटा है, अभी हम इसका क्या करेंगे। धूड़ेला बोला कि मालिक, या तो आप इसको भी मारकर खत्म कर दीजिए या फिर अपने साथ ले चलिए और गुलामी की जंजीर में जकड़ दीजिए, इसे कुछ सोचने की फुर्सत ही न मिले। जमींदार ने उसे मारने के बजाय अपना कर्जा उतारने के लिए अपने पास रख लिया। कानू को गोबर फेंकने का काम गौशाला में दे दिया। कानू ने भी उसका भरपूर लाभ उठाया। वह गौशाला में ही सोता और भोर में गायों का दूध निकालकर पीने लगा। वह 4-5 गायों से थोड़ा थोड़ा दूध निकालकर पीता तो किसी के पकड़ में भी नहीं आता था, किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। इधर 4-5 साल में दूध पीकर कानू ने एक पहलवान का आकार ले लिया। उसे 4-5 नौजवान मिलकर भी धूल नहीं चटा सकते थे। वह दिमाग का काफी तेज था। वह गुलाम मजदूरों को समझाता कि जमीन आप सबकी है, मगर जमींदार ने मोहरें देकर आप सबकी जमीन हड़प ली है और पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करती आ रही है। आप सब साथ दो तो हम इस जमींदार की कब्र खोद सकते हैं।
मजदूर धीरे धीरे ही सही यह मानने लगे थे कि एक दिन कानू ही जमींदार की गुलामी से हमें आजाद करा देगा। वे कानू की बात मानने लगे थे। पास में जंगल था जहां जग्गा नाम का एक छोटा मोटा डाकू रहा करता था। वह अक्सर आते जाते राहगीरों को अपना निशाना बनाता था और छोटी मोटी लूट से ही उसका काम चल जाता था। उसके गिरोह में कुल 3 डाकू रहते थे। कानू ने पता लगा लिया कि जग्गा कहाँ रहता है। एक दिन उससे मिलने पहुंच गया। कानू जमींदार की बेटी की शादी के दिन का इंतजार कर रहा था। उसे जमींदार को उसी दिन मारना था जिस दिन उसकी बेटी का विवाह हो। विवाह का दिन 3 दिन शेष रह गया था। कानू जग्गा से मिलने जंगल गया और उससे मिलकर बताया कि आप भी क्या छोटी मोटी चोरी करते हैं जग्गा। ये सुनकर जग्गा बोला कि नौजवान, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं कोई चोर नहीं, एक डाकू हो। कानू बोला कि लोग तो आपको चोर ही कहते हैं। आपने कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया। आते जाते निहत्थे लोगों पर बहादुरी दिखाते हैं। अरे हमारी तरह बहादुर बनिए, किसी बड़ी घटना पर हाथ साफ कीजिए। जग्गा बोला कि अब क्या बताऊं नौजवान, मेरा कोई मुखबिर ही नहीं है, वरना मैं भी बड़ी घटना का अंजाम दे सकता हूं। तुम मुझे कमतर मत आंको, कोई बड़ा मौका देकर तो देखो, हम पीछे नहीं हटेंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, रहते कहाँ हो? तब कानू ने बताया कि मेरा नाम कानू है और जमींदार के पास काम करता हूँ। जग्गा बोला कि तुम मुखबिरी तो नहीं करने आए? तब कानू बोला कि राम राम, ये क्या कहते हैं काका? अरे हम जमींदार के जानी दुश्मन है। हमारे माता पिता बहन को हमारी आंखों के सामने मारा है। हम अपना बदला लेना चाहते हैं। मुझे सिर्फ जमींदार को मारना है और आप मेरा साथ दो तो सारे सोने चांदी के सिक्के और गहने आपके हैं। जग्गा बोला कि ऐसा सुनहरा मौका तो मैं ढूंढता रहता हूँ, मैं तैयार हूँ। किस दिन हमें डाका डालना है? कानू बोला कि आज से 3 दिन बाद शाम को जमींदार की हवेली में आ जाना है। सारा इंतजाम मैं खुद पहले ही कर दूंगा। जमींदार की बेटी का विवाह है, ठीक उसी वक्त धावा बोलना है। जग्गा की आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी बड़ा डाका नहीं डाला था, सिर्फ राहजनी की थी, परंतु अपने को बहुत बड़ा डाकू मानता था। समय के अनुसार कानू ने बारात आने के दिन सारा प्रबंध कर रखा था। जग्गा दिन में ही आकर कानू का रिश्तेदार बनकर अपने 2 साथियों के साथ डेरा डाल दिया था। कानू ने उसकी खूब खातिरदारी की। शाम हुई तो समय से बारात आ गई। थोड़ी देर में जमींदार के द्वार पर वर पूजन की रस्म पूरी होने लगी। उधर जग्गा अपने साथियों के साथ तैयार हो गया। कानू ने जमींदार के घर से एक तलवार चुरा ली थी। उसे खूब धार देकर तेज बना लिया था। वह तलवार को इतना तेज बनाया था कि एक बार में जमींदार का काम तमाम कर दे। उसे धुआं ढेला को भी मारना था, उसके 4 लठैतों को भी ठिकाने लगाना था। अब वह समय आ गया जब जमींदार वर की पूजा करने लगा था। कानू अपने 4 साथियों के साथ हाथ में नंगी तलवार ली पहुंच गया। कानू वहां पहुंचते ही बोला कि जमींदार, यह नाटक बंद करो। मेरी पत्नी का विवाह तुम दोबारा कैसे कर सकते हो? गजब दोगले आदमी हो। पिछले साल बेटी का विवाह मुझसे किया, अब फिर दूसरे से करना चाहते हो। जमींदार बोला कि कानू, जबान संभाल कर बात कर, वरना लठैतों से पिटवाकर तुम्हें तेरे माँ बाप के पास भेज दूंगा। कानू बोला कि ससुर जी, गुस्सा ना हो, ये तुम्हारे लठैत अब हिजड़ा बन चुके हैं, मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकते। जग्गा ने लठैतों को पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था और उन्हें ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। धुआं ढेला उल्टी धारा बहती देखकर वहां से भागना चाहा तो कानू ने उसका काम तमाम कर दिया। एक झटके में गर्दन अलग हो गई। जमींदार यह देखकर काफी डर गया। उसे अब मौत साफ दिखने लगी कि आज कानू नहीं छोड़ने वाला। भारती दुम दबाकर पहले ही भाग चुके थे। विवाह में शामिल होने आई रिश्तेदारों की पत्नियां और रिश्तेदार जान बचाने के लिए इधर उधर दुबक गए थे। जमींदार दुहाई देने लगा कि बेटा कानू, मेरी जान बख्श दे, तेरा विवाह अपनी बेटी से करा देता हो। आज से यह घर द्वार जगह जमीन धन दौलत सब कुछ तेरा, बदले में मेरी जान छोड़ दे। कानू बोला कि मैं वह गलती कभी नहीं दोहराऊंगा जो तुमने दोहराई है। मुझे छोड़कर तुमने अपनी मौत की कहानी लिख दी थी। आज भी मेरे माता पिता और बहन अपना इंसाफ मुझसे मांग रहे हैं, इंसाफ करके रहूंगा। तू पहले यह बता कि मेरी बहन ने तेरे घर किस चीज की चोरी की थी? जमींदार बोला कि बेटा, तेरी बहन ने कोई चोरी नहीं की थी,
ये सब धुआं ढेला की साजिश थी। कानू बोला कि मेरे दादा को तुम्हारे बाप ने कितना पैसा दिया था? जमींदार बोला कि 100 मोहरें दी थी, मगर उसे 200 धुआं ने बनाया था। कानू बोला कि तू जल्दी गांव वालों की गिरवी रखी जमीन वापस कर दे। तुझसे बड़ा कमीना और कौन हो सकता है कि जिसकी जमीन लिया उससे गुलामी कई पीढ़ियों से कराता चला रहा है, मगर आज पाप का घड़ा भर चुका है। सबकी जमीन वापस मिल जाएगी और तुम्हें भी पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तू अब जल्दी से कन्यादान कर दे, अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दे। कानू ने जमींदार की बेटी का मान भर दिया। जमींदार को लगा अब मुझे नहीं मारेगा, मैं इसका ससुर बन गया हूं। परंतु अगले ही पल कानू ने जमींदार का सिर काट डाला। जग्गा ने कभी हाथ की सफाई नहीं दिखाई थी, सिर्फ छोटी मोटी मारपीट की थी, तो आज मौका मिल गया था। उसने जमींदार के चारों लठैतों को बकरे की तरह ठिकाने लगा दिया। कानू को पता था कि जमींदार की हत्या करके वह चैन से गांव में नहीं रह सकता था, सो जग्गा के साथ ही जंगल में चला गया। वह जमींदार की हवेली से बहुत सारी संपत्ति साथ लेता गया था। जमींदार का मारा जाना कोई साधारण घटना नहीं थी, परंतु गांव वालों के लिए एक आतंक युग का अंत हो गया था। लोग आजाद होकर खुली हवा में स्वच्छंदता से सांस ले रहे थे। उधर जग्गा अब एक बड़ा डाकू बन चुका था। वह नित्य कहीं न कहीं डकैती का प्लान बनाता। कानू भी उसके साथ डकैती करने लगा। वे सिर्फ बुरे लोगों और आतंकी व्यक्तियों को ही अपना निशाना बनाते। एक दिन जग्गा ने बताया कि एक बड़े व्यापारी के घर डकैती डालनी है, मगर जब सभी उसके घर लूटने गए तो वह एक मामूली घर था। घर में एक विधवा स्त्री थी। उसकी बेटी का विवाह 2 दिन बाद था, मगर डाकुओं ने उसका सारा माल लूट लिया था। माल भी कोई गड़ा खजाना नहीं था, कुछ गहने थे और सोने चांदी के कुल मिलाकर 90 सिक्के थे। डाकू लूट कर चलते बने। इस लूट ने कानू को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह जमींदार की बेटी से विवाह करके इसी तरह अकेली छोड़ दिया था। जमींदार की बेटी इसी तरह मंदबुद्धि थी। उसने कोई गलती नहीं की थी। उसकी गलती बस इतनी थी कि जमींदार के घर जन्म ले ली थी। कानू सोचने लगा कि कल को उस विधवा बुढ़िया के घर बारात आएगी, मगर जब वह दान दहेज नहीं दे पाएगी तो बारात बिना विवाह किए वापस लौट जाएगी। उसकी बेटी का विवाह मेरे कारण रुक जाएगा, तो फिर क्रूर जमींदार और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। यह सोचते हुए उसे नींद नहीं आई। वह रात भर जागता रहा। दिन को भी उसे नींद नहीं आई। फिर रात आने पर भी नींद उसकी आंख से गायब थी। अगली रात को बुढ़िया के घर बारात आने वाली थी, तो वह जग्गा से बोला कि जग्गा काका, आपने जिंदगी में तो बहुत गुनाह लिए होंगे, परंतु पुण्य का काम एक भी नहीं किया होगा। आज हम एक पुण्य का काम कर देते हैं। हम उस बुढ़िया के लूटे पैसे उसके घर वापस करा देते हैं। जग्गा बोला कि अरे पागल हो, बुढ़िया पहले ही खार खाए बैठी होगी, हमें देखकर शोर मचा देगी, लोग मारकर हमारा हलवा बना देंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम उस लड़की के ससुराल जाकर पैसा दे सकते हैं कि बुढ़िया ने पहले ही भिजवा दिया है। हम उन्हें दुगुनी रकम पहुंचा देते हैं। कानू ने वह रकम लड़की के ससुराल में पहुंचा दी कि माई ने भेजा है। यहां आपको दिया जाने वाला पैसा सुरक्षित नहीं था, चोर बदमाशों का खतरा था, सो आप अपना पैसा रखो। ससुराल वाले खुश थे कि बुढ़िया विधवा हुई तो क्या हुआ, अपने दायित्व के प्रति सजग है। शाम में जब बारात दरवाजे पर लगी तो बुढ़िया अपने समधी से हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि समधी जी, हम अपने वादे पूरे न कर सके, हमारे पैसे डाकू लूट ले गए। समधी बोला कि काहे मजाक करती हो, आज सुबह ही तो आपने 200 मोहरे हमें भिजवा दिया था। आप अपने यह मोहरे रख लीजिए, हम भी वादे के पक्के हैं, एक भी मोहर ज्यादा नहीं लेंगे। बुढ़िया यह सुनकर दंग रह गई कि कौन हो सकता है जो मेरी बेटी के लिए यह सब किया। अवश्य ही मेरी बेटी का कोई भाई होगा। दुनिया में सिर्फ खून के ही रिश्ते नहीं चलते, गैर के खून भी अपनों से अच्छे निकल जाते हैं। भेष बदलकर कानू उस बारात में आया था और यह सब सुन रहा था। उसे इतना आनंद आया कि उसने ठान लिया कि आज के बाद कोशिश करेगा कि जमींदार की हवेली का और उसके धन का उपयोग गरीबों की बेटियों के विवाह में लगा देगा। वह जमींदार की बेटी से मिला। वह विवाह के बाद पहली बार मिली थी। उसने कहीं भी अपने पति के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। उसे अपने पिता के मरने का जरा भी गम नहीं था। वह इतनी भी मंदबुद्धि नहीं थी कि पिता की करतूतों को न समझ सके। जमींदारनी पहले ही मर चुकी थी, तो वह अकेले ही हवेली में रहती थी।
उसने अपने पति से प्रार्थना की कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, परंतु अब जो कर रहे हो वह अच्छा नहीं है। गलत मार्ग छोड़ दो, तुम हवेली में ही रहो, मेरे साथ रहो। इतने पैसे हैं हमारे पास कि इसका सही से सदुपयोग करो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि क्या करना है क्या नहीं। कुछ दिन तक तो कानू हवेली में बहुत डरते हुए रात में आता था, परंतु बहुत दिन बीत जाने पर अब निडर होकर हवेली में रहने लगा था। डाकू कानू अब डाकू नहीं था, अब वह आम इंसान की तरह जीवन बसर कर रहा था। गरीब और बेसहारा उसके यहाँ से मुफ्त में अन्न पाते थे। ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आपको सब समझ आ गया होगा। राजा बोले कि देवी, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब से मेरे दरबार की देखरेख आपके ही संरक्षण में चलेगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। राजा का हृदय परिवर्तन हो चुका था, जिसका मुख्य कारण ब्राह्मणी की कहानी थी। 1 माह में अकाल का असर खत्म होने वाला है। आप जंगल में जाकर महात्मा से प्रार्थना करो कि वे राज्य में एक बड़े यज्ञ का आयोजन करें। धन तो इस पात्र से मिल ही जाएगा। राजा का मन बदल चुका था। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी के सलाह के अनुसार ही चलने लगा। राज्य में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। पूर्णाहुति पर जोरदार बारिश हुई। राज्य में फिर से कृषि का कार्य शुरू हो गया। प्रजा सुख से रहने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है। संतोष और परोपकार ही असली सुख है। प्रजा की सेवा करना ही राजा का सच्चा धर्म है। हृदय परिवर्तन से कोई भी राह बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक राजा और उसके धूर्त मंत्री की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है 12वीं शताब्दी के समय की, जब एक राज्य में एक बहुत ही वीर राजा हुआ करता था। लेकिन उस राजा को अपने ही मंत्री पर इतना भरोसा था कि उसे पूरे राज्य की असलियत का पता ही नहीं चल पाया। कहानी में बहुत कुछ है, प्रेम है, धोखा है, साहस है और अंत में न्याय की जीत है। तो देर किस बात की, आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। 12वीं शताब्दी के आसपास कटकपुर नाम का एक बहुत प्रसिद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम गोविंद सेन था। राजा गोविंद सेन एक महान योद्धा थे। उनके पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और उनके दुख सुख में शामिल रहते थे। इसी वजह से उनकी प्रजा भी बहुत सुखी रहती थी। राजा की एक बहुत ही सुंदर और गुणी रानी थी। उनका नाम कोमल था और वह अपने नाम की तरह ही कोमल हृदय की भी थी। धार्मिक विचारों वाली रानी कोमल राजा को बहुत प्रिय थी। राजा उनकी हर बात मानते थे। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम बांगा था। ये मंत्री बांगा देखने में तो बहुत वफादार लगता था, लेकिन असल में वह बहुत ही चालाक और गद्दार था। वह राजा की आंखों में धूल झोंक कर उनका भरोसा जीत चुका था और आसानी से उनसे गद्दारी कर जाता था, लेकिन राजा को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। राजा को अपने मंत्री पर पूरा विश्वास था, लेकिन रानी कोमल बहुत समझदार थी। उन्होंने मंत्री बांगा की चालाकी को पहचान लिया था। उन्हें पता चल गया था कि यह मंत्री राजा के साथ धोखा कर रहा है, लेकिन राजा को उस पर इतना अंधविश्वास था कि रानी उनसे कुछ कहना उचित नहीं समझती थी। उन्हें डर था कि अगर मंत्री को पता चल गया कि उन्होंने उसकी सच्चाई पकड़ ली है तो वह उनकी भी इज्जत खराब कर सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब सही समय आएगा तब वह राजा को उसकी गद्दारी का सबूत देकर उनकी आंखें खोल देंगी। उन्हें यकीन था कि एक बार राजा को सच्चाई पता चल जाएगी तो वह खुद ही उस मंत्री को सजा देंगे। रानी समझ गई थी कि इस मंत्री से सीधा टकराना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए उन्होंने चुपके से चाल चलने का फैसला किया। एक दिन राजा गोविंद सेन ने मंत्री बांगा से पूछा, मंत्री जी, आप नगर भ्रमण करके आए थे, क्या हालचाल है नगर का? हमारी प्रजा कुशल तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? मंत्री बांगा ने तुरंत अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने पूरे नगर का भ्रमण किया है। हर तरफ शांति और खुशहाली का माहौल है। आपकी प्रजा बिल्कुल सुखी है। महाराज, जब तक मैं आपके साथ हूँ
आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस आराम से राज्य का आनंद लीजिए। आपकी प्रजा की सेवा के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। राजा उसकी इन बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, शाबाश मेरे वीर मंत्री, हमें आपसे यही उम्मीद थी और आपने उस पर पूरी तरह खरे उतरे। आप तो बधाई के पात्र हैं। मंत्री बांगा तुरंत विनम्र बन गया और बोला, नहीं महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य है। बधाई के पात्र तो आप हैं जो इतने बड़े राज्य को इतनी कुशलता से चला रहे हैं। इस तरह मंत्री राजा की खूब चापलूसी करने लगा। राजा गोविंद सेन उसकी झूठी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाये और बोले, मंत्री जी, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपको इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है। यह सुनते ही मंत्री ने राजा की जय जयकार करनी शुरू कर दी और इनाम लेकर वहां से चला गया। इधर रानी कोमल की एक बहुत ही विश्वसनीय दासी थी। उसका नाम कमलावती था। रानी उसे अपनी बहन की तरह मानती थी। उस दासी ने महल के एक कोने में छिपकर राजा और मंत्री की यह पूरी बातचीत सुन ली थी। वह भी मंत्री के मंसूबों को पहले ही भांप चुकी थी। थोड़ी ही देर में दासी कमलावती रानी के कमरे में पहुंची। रानी वहां बैठी हुई थी। उसे देखकर रानी बोली, आओ मेरी प्यारी सखी, क्या समाचार लाई हो? दासी बोली, महारानी, मैं अभी दरबार से आ रही हूँ। आपके लिए एक बहुत गंभीर खबर है। रानी ने पूछा, गंभीर खबर? क्या हुआ कमलावती? कोई अनहोनी तो नहीं हो रही? दासी बोली, महारानी, बात यह है कि राजा साहब ने आज मंत्री से नगर का हालचाल पूछा। मंत्री ने उन्हें बताया कि नगर में सब कुशल है, सब सुखी है, जबकि सच्चाई यह है कि उसी मंत्री के आतंक से पूरी प्रजा में भय का माहौल है। और सबसे बड़ी बात, राजा साहब ने उसकी इन झूठी बातों पर उसे इनाम भी दे दिया। महारानी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मंत्री राजा साहब को अपने जाल में फंसा रहा है। कल को वह ऐसा धोखा न कर दे कि राज गद्दी पर ही कब्जा कर ले। रानी बोली, कमलावती, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तुम्हारा डर बिल्कुल सही है, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि इस गद्दार मंत्री का असली चेहरा राजा के सामने कैसे लाया जाए। तब दासी ने कहा, महारानी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। रानी बोली, जरूर बोलो कमलावती, तुम मेरी सखी हो, तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी। दासी ने कहा, महारानी, आज शाम को जब राजा साहब आपके कमरे में आए तो आप उनसे जिद करना कि वह कल आपको नगर भ्रमण पर लेकर चले। इससे आप खुद अपनी आंखों से प्रजा की स्थिति देख सकेंगी और राजा साहब को भी सच्चाई का पता चल जाएगा। रानी यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, वाह कमलावती, क्या शानदार योजना है। तुम्हारी योजना तो लाजवाब है। आने दो राजा साहब को, मैं अभी उनसे अपनी बात रखूंगी। दासी बोली, ठीक है महारानी, मैं अब चलती हूँ। अगर कोई और खबर मिली तो तुरंत आपको बता दूंगी। और रानी की आज्ञा लेकर वहां से चली गई। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सूरज डूब गया और रात ने अपना साम्राज्य फैला लिया। शाम के समय राजा साहब अपने कक्ष में पधारे। रानी साहिबा पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। राजा को देखते ही रानी के मन में खुशी तो हुई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर चिंता का भाव रखा। रानी बोली, महाराज, आज आपको इतनी देर क्यों हो गई? रोज तो आप समय पर आ जाते हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। राजा बोले, रानी साहिबा, आज एक दावत थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन आप बताइए, आप बहुत चिंतित लग रही है। कहीं आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रानी बोली, जी महाराज, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। भला मुझे क्या होगा? मैं तो हष्टपुष्ट हूँ, लेकिन आपका अंदाज़ा सही है। मैं एक बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ। राजा बोले, वह कौन सी बात है रानी साहिबा? कृपया मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी चिंता दूर कर सकूं। रानी ने कहा, महाराज, हमारी शादी को लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आप आज तक मुझे एक बार भी नगर भ्रमण पर नहीं ले गए। क्या यह उचित है? राजा यह सुनकर हंसे और बोले, अरे महारानी, ये कैसी बात कर रही है? आप नगर भ्रमण करके क्या हासिल कर लेंगी? राजकाज तो हमें संभालना है। नगर भ्रमण की जरूरत उन्हें होती है जो राजकाज चलाते हैं। आप तो महल में आराम से रहिए। रानी बोली, महाराज, किसने कहा कि राजकाज चलाने वाला ही नगर भ्रमण कर सकता है? मैं इस राज्य की रानी हूँ। ये प्रजा मेरे लिए भी बच्चों जैसी है। क्या एक रानी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपनी प्रजा का हालचाल जान सके?
राजा ने कहा, महारानी, आपकी बात सही है। आप जरूर हालचाल लीजिए, भ्रमण कीजिए। लेकिन हमारे वफादार मंत्री बांगा है, वह बहुत ईमानदारी से पूरे नगर का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में हमें खुद जाकर क्या देखना। रानी ने जवाब दिया, महाराज, मुझे नहीं पता कि आपके मंत्री कैसे हैं और प्रजा उनसे खुश है या नहीं। बस मेरे मन में कुछ बेचैनी है। उस बेचैनी को दूर करने के लिए मुझे नगर भ्रमण पर जाना ही होगा, और वह भी आपके साथ। अगर आप नहीं चले तो मेरी यह व्याकुलता और बढ़ जाएगी। आज सुबह से मेरा मन बहुत अशांत है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मन शांत हो तो कल मुझे अपने साथ नगर भ्रमण पर ले चलिए। राजा ने उनका हठ देखकर कहा, महारानी, आपका हठ भी बहुत निराला है। क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए आपकी यह बात मान लेता हूँ। कल सुबह आप मेरे साथ नगर भ्रमण पर चलिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा। रानी मुस्कुराई और बोली, अब यह हुई न बात। मैं कल सुबह तैयार रहूंगी, आप मुझे बिना देर किए ले चलिएगा। अगले दिन राजा गोविंद सेन ने अपने खास मंत्री बांगा को बुलाया। मंत्री ने आते ही कहा, महाराज की जय हो। महाराज ने मुझे बुलाया है, क्या आज्ञा है इस सेवक के लिए? राजा बोले, मंत्री जी, बात यह है कि हमारी रानी साहिबा नगर भ्रमण करने के लिए जिद कर रही है। वह आज ही नगर देखना चाहती है। आप तुरंत इंतजाम कीजिए कि रानी साहिबा को भ्रमण में कोई परेशानी ना हो। मंत्री बांगा यह सुनते ही अंदर घबरा गया। वह सोचने लगा कि अचानक रानी को नगर भ्रमण की सूझ कैसे सूझी। अगर रानी नगर में गई और उसने प्रजा का दुख देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं। पूरी प्रजा मुझसे दुखी है। अगर उन्होंने राजा को अपनी व्यथा बता दी तो मुझे कड़ी सजा मिलेगी। मुझे किसी भी तरह रानी को भ्रमण पर जाने से रोकना होगा। मंत्री बोला, महाराज, मैं तो बहुत हैरान हूँ। महाराज, मेरे रहते हुए रानी साहिबा महल से बाहर जाएंगी, यह तो आपका अपमान होगा। पूरी प्रजा क्या सोचेगी कि राजा के रहते भी रानी को स्वयं भ्रमण पर जाना पड़ रहा है। महाराज, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि नगर में आपकी बदनामी हो। राजा ने उसकी बात सुनी तो उसे उचित समझा। वह बोले, मंत्री जी, आपकी बात सही है। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। ये बात बिल्कुल ठीक है। रानी वहीं खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। वह तुरंत समझ गई कि मंत्री ने अपना दिमाग लगाकर राजा को बहकाना शुरू कर दिया है। अब उन्हें भी अपनी चतुराई से इसका जवाब देना होगा, वरना यह मंत्री तो उन्हें बेवकूफ बनाकर ही रहेगा। राजा ने रानी से कहा, रानी साहिबा, आप मंत्री जी की बात सुन लीजिए। आप किसी और दिन अकेले ही नगर भ्रमण पर निकल जाइएगा। आज जाना उचित नहीं होगा। नगरवासी कुछ गलत ही समझेंगे, इसलिए आप मेरी बात मानकर अपनी योजना को स्थगित कर दीजिए। यह सुनकर रानी को गुस्सा आ गया। वह बोली, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या एक रानी के नगर भ्रमण करने से प्रजा में गलत संदेश जाता है? आपको याद नहीं, जब मैं अपने पिता के राज्य में थी, वहां सब कुछ मेरे ही निर्देशन में चलता था। वहां किसी मंत्री की नहीं चलती थी। महाराज, आप राजा हैं और आप इस तरह स्त्री पुरुष में भेदभाव कर रहे हैं, यह कहीं उचित नहीं है। मैं इस राज्य की रानी हूं और मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है। अब कोई और मुझे सलाह देगा कि मुझे क्या करना है। रानी की बात सुनकर मंत्री बांगा अंदर ही अंदर क्रोध से भर गया, लेकिन राजा के सामने वह कुछ बोल नहीं सका। उसने अपनी चालाकी से काम लेते हुए कहा, महाराज, आप देख रहे हैं, रानी साहिबा आपके सामने ही मेरा अपमान कर रही है। महाराज, मैं तो आपका खानदानी मंत्री हूँ। मुझ पर इस तरह आरोप लगाना मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। अगर एक ईमानदार मंत्री को उसकी ईमानदारी के बदले अपमान सहना पड़े तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। महाराज, राजा गोविंद सेन मंत्री की बात में आ गए और रानी से बोले, महारानी, आप अपने आप पर काबू रखिए। आप इस तरह मेरे खास मंत्री को अपमानित नहीं कर सकती। मंत्री का अपमान मेरा अपमान है। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपको समझा रही हूँ। मुझे मेरे रास्ते में रोकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मंत्री जी का काम राजा की आज्ञा का पालन करना है, न कि राजा और रानी को आदेश देना। आप खुद भी सुधर जाइए और अपने मंत्री को भी सुधार लीजिए, वरना भविष्य में मुझे मजबूर होकर मंत्री के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। राजा अब सचमुच क्रोधित हो गए। वह बोले, रानी साहिबा, आप अपनी सीमा पार कर रही है। आपने मंत्री जी को अपशब्द कहे।
मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप मेरा अपमान करके अपनी मौत को बुलावा दे रही है। आप यह मत भूलिए कि मैं एक योद्धा राजा हूँ। राजा की यह बात सुनकर रानी कोमल ने मन ही मन सोचा कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। यह सही समय है मंत्री के असली चेहरे का पर्दाफाश करने का। उन्होंने सोचा, अगर मैं अभी राजा को सच्चाई से अवगत करा दूं, तो उनका गुस्सा मंत्री की ओर मुड़ जाएगा। रानी ने हिम्मत करके कहा, राजन, आप मेरे पति हैं। ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, आपको पता नहीं है। आप कभी अपने दिमाग से निर्णय नहीं लेते। आप हमेशा से ही इस मंत्री के इशारे पर नाच रहे हैं और अपने आप को योद्धा बताते हैं। माफ कीजिएगा महाराज, सच कड़वा होता है, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा। महाराज, आप एक गधे की तरह इस मंत्री के इशारे पर चलते हैं। आपकी बुद्धि अब काम नहीं करती। जैसे ही रानी ने यह बात कही, राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी तलवार निकालकर रानी की तरफ बढ़ गए। मंत्री बांगा ने यह देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, वाह, जैसे ही राजा रानी को मारेगा, मैं अपनी तलवार से राजा का सिर धड़ से अलग कर दूंगा और खुद राजा बन बैठूंगा। लेकिन रानी कोमल बहुत चतुर थी। वह समझ गई कि मंत्री क्या सोच रहा है। वह तुरंत बोली, राजन, जरा ठहरिए। एक निहत्थी स्त्री पर वार करना कायरता की निशानी है। आप ये मत भूलिए कि मेरा भाई रुद्रसेन एक बड़ा सम्राट है। अगर उसे पता चला कि आपने मेरी हत्या की है, तो वह आपके 7 पुश्तों की कब्र खोदकर उन्हें भी मार डालेगा। इसलिए जरा होश में आइए। जैसे ही रानी ने रुद्रसेन का नाम लिया, राजा का सारा क्रोध शांत हो गया। वह डर गए। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार नीचे कर ली। मंत्री ने जब यह देखा तो उसके सपने चकनाचूर हो गए। वह मन ही मन बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि यह राजा सच में कितना कायर है। एक स्त्री भी इससे नहीं मारी जा सकती और यह खुद को योद्धा कहता है। रानी ने फिर कहा, महाराज, मुझे उम्मीद है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। मुझे हल्के में मत लीजिएगा। मैं धधकती हुई ज्वाला हूं। मंत्री ने सोचा कि अब राजा तो डर गया है, अब मुझे ही चतुराई से काम लेना होगा। वह बोला, महाराज, रानी साहिबा का बस यही कहना है ना कि आज वह नगर भ्रमण पर जाना चाहती है। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, रानी ने उसे डांटते हुए कहा, मंत्री बांगा, मैं तुम्हें अभी हिदायत दे चुकी हो कि राजा साहिब को तुम मत समझाओ। तुम एक मंत्री हो और मंत्री को अपनी हद में ही रहना चाहिए। राजा को आदेश नहीं दिए जाते। तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर रानी राजा की ओर मुड़ी और बोली, महाराज, आप इसी समय मेरे साथ नगर भ्रमण पर चलिए। अगर नहीं चले तो मैं आपका राज्य छोड़कर अपने पिता के महल चली जाऊंगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे पिता और भाई आपके साथ क्या करेंगे। राजा डर गए और बोले, अरे महारानी, इतना क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आपको नगर भ्रमण पर जाना है तो चलिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। राजा की यह बात सुनकर रानी के मन में बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि आज जो कुछ हुआ उससे मंत्री का अक्खरपन जरूर कम होगा। वह बोली, जी महाराज, अब देर न कीजिए, मुझे तुरंत ले चलिए। राजा गोविंद सेन अपनी रानी कोमल को लेकर नगर भ्रमण पर निकल पड़े। राजा रानी के साथ 2 सैनिक भी थे। आज पहली बार रानी नगर देखने निकली थी, इसलिए उनके मन में बहुत उत्सुकता थी। जैसे जैसे वे नगर में आगे बढ़ते गए, रानी ने देखा कि खेतों में कोई फसल नहीं लगी है। बुवाई का मौसम था और फसल तो अब तक आधी पक जानी चाहिए थी। रानी को यह देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने राजा से कुछ नहीं कहा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। रानी बोली, महाराज, हमें इस गांव में चलकर लोगों से मिलना चाहिए। देखना चाहिए कि वे कैसे हैं और उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। यह जानना आपका कर्तव्य है। राजा बोले, महारानी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं रोज अपने मंत्री को प्रजा के बीच भेजता हूँ और उनकी मदद भी करता हूँ। रानी ने कहा, महाराज, मैं तो यही देखना चाहती हूँ, आखिर आपके राज से आपकी प्रजा खुश है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। राजा मान गए और वे दोनों गांव में दाखिल हुए। गांव का नज़ारा देखकर रानी को बहुत बुरा लगा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और हर तरफ उदासी छाई हुई थी। वहां उन्हें एक आदमी मिला। राजा ने उससे कहा, हे महानुभाव, हम राजमहल से आए हैं, आपसे कुछ पूछना है। क्या आपके पास 2 मिनट है?
जैसे ही उस युवक ने राजमहल का नाम सुना, वह वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा बोले, महारानी, आपका अंदाजा सही था। इस गांव के लोग बहुत अजीब हैं और पिछड़े हुए लगते हैं। रानी ने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, हम इस गांव के मुखिया से मिलते हैं और उससे सारी जानकारी लेते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली। वे मुखिया के घर की तलाश में आगे बढ़ने लगे, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें मुखिया का घर नहीं पता था और गांव में जो भी उन्हें दिखाई देता वह राजा रानी को देखकर भाग जाता। राजा बहु हैरान हो गए। वह बोले, महारानी, ये लोग हमें देखकर ऐसे क्यों भाग रहे हैं? रानी बोली, महाराज, शायद इनमें जागरूकता की कमी है। ये सोचते होंगे कि महल से आने वाले लोग बुरे होते हैं। उन्होंने आगे कहा, महाराज, आप इन 2 सैनिकों को वापस महल भेज दीजिए। शायद सैनिकों को देखकर लोग डर रहे हैं। राजा ने सैनिकों को वापस जाने का आदेश दे दिया। अब राजा और रानी अकेले ही गांव में आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक कुएं के पास कुछ स्त्रियां पानी भरती हुई दिखी। राजा ने रानी से कहा, महारानी, आप जाकर उन स्त्रियों से पूछिए कि मुखिया का घर कहाँ है। रानी उन स्त्रियों के पास गई और बोली, अरे बहनों, कैसी हो तुम सब? पानी भरने आई हो क्या? स्त्रियों ने रानी को देखा तो एक ने पूछा, दीदी, आप कौन हो? पहले अपना परिचय दीजिए, फिर हम कुछ बताएंगे। रानी ने समझदारी से कहा, बहन, मैं इसी नगर की एक साधारण स्त्री हूँ। मुझे मुखिया के घर जाना है, बस उनका घर बता दो। तब एक स्त्री बोली, मुखिया का घर जाना है तो उनकी बेटी के साथ चली जाइए, वह आपको ले जाएगी। रानी ने पूछा, कौन है मुखिया जी की बेटी? तब एक युवती ने आगे बढ़कर कहा, जी दीदी, मैं ही हूँ मुखिया की बेटी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने पिता से मिलवा देती हूँ। मुखिया की बेटी राजा रानी को लेकर अपने घर पहुंची। मुखिया अपने दरवाजे पर बैठा था। उसने देखा कि स्वयं राजा और रानी उसके दरवाजे पर खड़े हैं तो वह बहुत खुश हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज के चरणों में इस सेवक का कोटि कोटि प्रणाम। राजा ने पूछा, मुखिया जी, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल है ना? मुखिया ने दुखी होकर कहा, महाराज, क्या खाक कुशल मंगल है? हमारे पूरे नगर में भयंकर अकाल पड़ गया है। लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोले, क्या हमारे नगर में अकाल पड़ा है? ये कैसे हो सकता है? अभी पिछले हफ्ते ही हमारे मंत्री नगर भ्रमण करके गए थे, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। वे तो कह रहे थे कि नगर में सब कुशल है। मुखिया बोला, महाराज, वही तो दुर्भाग्य है। इस सूखे के लिए जिम्मेदार आपके वही मंत्री हैं। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपका दिमाग ठीक है? एक इंसान के कारण कहीं सूखा पड़ता है? रानी ने बीच में बोलकर कहा, महाराज, पहले इनकी बात सुन लीजिए, फिर कोई नतीजा निकालिएगा। बताइए मुखिया जी, हमारे मंत्री ने क्या किया? मुखिया ने कहना शुरू किया, महाराज, बात यह है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़े विद्वान पुरोहित रहते थे। उनकी एक बेटी थी। एक दिन आपका मंत्री इस गांव में आया और उसकी नज़र उस पंडित की बेटी पर पड़ गई। वह उसके रूप पर मोहित हो गया और उसे ज़बरदस्ती उठा ले गया। ये बात पंडित जी को पता चली तो वह इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे नगर को श्राप दे दिया कि इस राज्य का विनाश हो जाएगा। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी ने पूछा, मुखिया जी, क्या आप बता सकते हैं कि यह घटना कब हुई और वह पंडित की बेटी अब कहाँ है? क्या वह सुरक्षित है या अभी भी मंत्री के कब्जे में है? मुखिया ने बताया, महारानी, मंत्री बांगा बहुत चालाक है। उसने एक तांत्रिक को अपने साथ मिला लिया है। वह आपकी गद्दी पर भी कब्जा करना चाहता है और इसके लिए वह तरह तरह के तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। रानी ने फिर पूछा, मुखिया जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वह लड़की सुरक्षित है या नहीं? मुखिया ने उदास होकर कहा, महारानी, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने क्रोध में आकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने पूछा, मुखिया जी, आपने यह बात हमें क्यों नहीं बताई? आप इस गांव के मुखिया हैं, आपको तो आकर हमें सब बताना चाहिए था। मुखिया बोला, महाराज, मैं 5 बार आपसे मिलने आया था, लेकिन हर बार आपके मंत्री ने मुझे महल के बाहर से ही पीट पीट कर भगा दिया। राजा आप पूरी तरह समझ चुके थे। उन्होंने कहा, मुखिया जी, आप निश्चिंत रहिए, अब मुझे सब पता चल गया है। उस मंत्री के पापों का घड़ा अब भर चुका है।
मैं उसे तुरंत सजा दूंगा। राजा और रानी वहां से निकलकर आगे बढ़े। रानी ने कहा, महाराज, देख लिया आपने, आपके मंत्री जी कैसे खेल खेल रहे हैं। आप तो उनके बहकावे में आकर उनकी हर बात मान लेते थे। राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारा मंत्री इतना बड़ा दुष्ट हो सकता है। रानी ने कहा, महाराज, माफी की कोई जरूरत नहीं है। अब आप मेरी बात मानिए, हम मिलकर इस मंत्री को सबक सिखाएंगे। राजा बोले, महारानी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, वरना वो मंत्री कब मुझे मार डालता मुझे पता भी नहीं चलता। आगे बढ़ने पर उन्हें एक नौजवान युवक मिला जो अकेला बैठा बहुत गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह किसी बड़े दुख से गुजर रहा है। राजा और रानी उसके पास गए। राजा ने पूछा, हे युवक, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं यहाँ का राजा गोविंद सेन हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास हो। क्या हुआ है बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। राजा को देखकर उस युवक के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। वह बोला, महाराज, मैं आपके महल से ही लौट रहा हूँ। वहां मुझे धक्के मारकर भगा दिया गया। मैं आपसे मिलने गया था। राजा ने कहा, क्षमा करो नौजवान, मेरे महल में कुछ सांप पल रहे थे, इसलिए मैं सोया हुआ था, लेकिन अब मैं जाग चुका हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? युवक बोला, महाराज, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पास खेती के लिए कुल 2 बीघा जमीन है, जिसमें खेती करके मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। एक दिन आपके मंत्री बांगा मेरे खेत पर आए। उस समय मैं फसल की कटाई कर रहा था। उसने आते ही मुझसे लगान मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं खुद महल में आकर लगान जमा कर दूंगा। इस पर वह भड़क गया और कहने लगा, तू क्या लगान जमा करेगा? इस राज्य का मंत्री मैं हूँ और राजा तो मेरे इशारे पर नाचता है। तू किस खेत की मूली है? जब मैंने लगान देने से मना किया तो उसने अपनी तांत्रिक विद्या से मेरी पूरी फसल जला दी। राजा यह सुनकर और भी हैरान हुए। उन्होंने पूछा, युवक, तंत्र से कोई फसल जला सकता है? रानी बोली, महाराज, मुखिया जी पहले ही बता चुके हैं कि वह एक तांत्रिक से मिला हुआ है। वह कुछ भी कर सकता है। उससे लड़ने के लिए हमें कोई योजना बनानी होगी। राजा ने उस युवक से कहा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम निश्चिंत रहो। हम मंत्री का अंत करने के बाद तुम्हें महल में बुलाकर तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम करेंगे। राजा और रानी वापस महल की ओर लौट आए। महल पहुंचते ही राजा ने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, सेनापति जी, आप तुरंत जाइए और मंत्री बांदा को खबर दीजिए कि राजा उसे तत्काल बुला रहे हैं। वह हमारे सामने पेश हो। सेनापति बोला, महाराज की जैसी आज्ञा। वह तुरंत मंत्री के कक्ष की ओर बढ़ा, लेकिन वहां जाकर देखा तो मंत्री वहां नहीं था। सेनापति ने पूरे महल में उसे ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। आखिर में उसने दरबान से पूछा तो दरबान ने बताया कि मंत्री जी तो आज सुबह ही महल से बाहर गए थे और अब तक वापस नहीं लौटे। सेनापति ने जाकर राजा को यह सूचना दी। राजा समझ गए कि मंत्री को कहीं कोई शक हो गया है। उधर मंत्री बांगा अपने तांत्रिक गुरु के पास पहुंच गया था। उसने तांत्रिक से कहा, तांत्रिक बाबा, राजा आज अपनी रानी के साथ नगर भ्रमण पर गया था। मुझे पूरा यकीन है कि उसे मेरे बारे में सब पता चल गया है। अब हमारा खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तांत्रिक बोला, अरे बेटा बांगा, तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो। जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मंत्री ने कहा, लेकिन तांत्रिक बाबा, अब निश्चिंत रहने का समय नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम राजा का अंत कर दें, रानी का भी सबक सिखा दें और इस राज्य पर राज करें। आप इसका कोई उपाय बताइए। तांत्रिक बोला, बेटा, बस एक दिन और रुक जाओ। मैं एक बहुत बड़ी सिद्धि में लगा हुआ हूँ। जैसे ही यह सिद्धि सफल होगी, हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी और हम राजा को भ्रष्ट करके गद्दी पर बैठ जाएंगे। मंत्री ने कहा, महाराज, अगर राजा ने मुझे आज ही मार डाला तो कल आपकी सिद्धि का क्या फायदा? राजा बहुत क्रोधित होगा। अगर मैं उसके सामने गया तो वह मुझे मार डालेगा। तांत्रिक ने अपनी झोली से एक तलवार निकाली और मंत्री को देते हुए बोला, बेटा बांगा, ये कोई साधारण तलवार नहीं है। ये तलवार इतनी खूंखार है कि एक साथ हजारों लोगों को मार सकती है। तुम इसे अपने पास रखना और मेरी सिद्धि की बात करो तो वह कल तक पूरी हो जाएगी।
सिद्धि पूरी होते ही राजा का अंत हो जाएगा। मंत्री खुश होकर बोला, तांत्रिक बाबा, मैं यही चाहता हूँ। उसने तलवार ली और महल की ओर चल पड़ा। इधर राजा गोविंद सेन रानी के कक्ष में गए। रानी ने कहा, महाराज, मैं सुन रही हूँ कि आप मंत्री बांगा को खुलेआम सजा देना चाहते हैं। राजा बोले, जी महारानी, मैं आज ही उसे सूली पर चढ़ाना चाहता हूँ। क्या बात है? रानी ने समझाया, महाराज, आप भूल रहे हैं कि वह तंत्र मंत्र जानता है। आप तलवार चलाते रह जाएंगे और वह अपनी विद्या से आपको मार डालेगा। राजा ने कहा, महारानी, आप डर क्यों रही हैं? मैं उसे पटक पटक कर मार डालूंगा, उसका तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर पाएगा। रानी बोली, महाराज, जोश में होश न खोइए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उसे सावधानी से लड़ना होगा। वह बहुत दुष्ट है। मुझे लगता है कि हमें राजगुरु के पास चलना चाहिए। वह इस लड़ाई में हमारी मदद करेंगे। राजा को रानी की बात ठीक लगी। वे दोनों तुरंत राजगुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। आधी रात का समय था, लेकिन संकट में आदमी को रात दिन नहीं देखा जाता। उधर मंत्री बांगा महल में लौट आया और राजा रानी को अपने कक्ष में न पाकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये आधी रात को कहाँ गए? जरूर कोई साजिश रच रही है। मुझे सावधान रहना होगा। कल किसी भी तरह इनका काम तमाम कर देना है, वरना ये राजा मेरा श्राद्ध कर देगा। राजा और रानी जंगल में राजगुरु की कुटिया पर पहुंचे। रात का तीसरा पहर था। राजगुरु ने उन्हें देखा तो आश्चर्य में पूछा, अरे वत्स गोविंद, इतनी रात में कैसे आना हुआ? क्या कोई संकट आ पड़ा है? राजा ने गुरु के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, हम एक साजिश का शिकार बनाए जा रहे हैं। इसी से बचने के लिए हम आपके पास आए हैं। राजगुरु ने कहा, राजन, क्या इतना गंभीर मामला है कि रात में आना पड़ा? राजा बोले, गुरुदेव, हमारा मंत्री बांगा हमें मार डालना चाहता है। उसने कोशिशें भी की हैं। हम अपनी जान बचाने के लिए आपसे मिलने आए हैं। राजगुरु ने कहा, राजन, जरा आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। मैं ध्यान लगाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। राजगुरु ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, राजा, बधाई हो। तुम्हारी रानी के कारण तुम्हारा दुख टल गया है। तुम अब खतरे से बाहर हो। और उस मंत्री की बात करो तो उसकी सजा भी निश्चित है। उसके पापों का घड़ा भरने वाला है। राजा ने पूछा, महाराज, क्या सच में मंत्री को तंत्र मंत्र का ज्ञान है? राजगुरु बोले, राजन, तुम्हें पता नहीं, पिछले जन्म में तुम्हारा यह मंत्री एक शैतान था। कुछ अच्छे कर्मों के कारण यह मनुष्य बना, लेकिन इसके अंदर का शैतान आज भी जिंदा है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इसका अंत कैसे होगा? कृपया बताइए। राजगुरु बोले, राजन, एक कहावत है, अति ही अंत का कारण होती है। कल मंत्री और उसका गुरु तांत्रिक एक सिद्धि करने वाले हैं। अगर वे उस सिद्धि में सफल हो गए तो समझ लो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा बहुत डर गया। रानी बोली, महाराज, आपके पास कोई उपाय तो बताइए। आप ही उन दुष्टों का अंत कीजिए। राजगुरु ने कहा, देवी, उन दोनों का अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा है। केवल तुम ही उन्हें मार सकती हो। ये कहकर राजगुरु ने एक तलवार रानी को थमाई और बोले, देवी, तुम कल मंत्री का पीछा करके उसके ठिकाने पर चली जाना। वहां छिपकर देखना कि क्या हो रहा है। जब मंत्री और तांत्रिक ध्यान में लीन हो जाए, उसी समय तुम यह तलवार लेकर उनके सामने जाना और दोनों का सिर धड़ से अलग कर देना। इस तरह उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा राज्य सुखी हो जाएगा। राजा रानी ने राजगुरु को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर महल की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे महल पहुंच गए। मंत्री को राजा रानी के महल लौटने की खबर मिल गई। सुबह होते ही वह अक्कर के साथ राजा के सामने पेश हुआ। उसके चेहरे पर साफ अभिमान झलक रहा था। उसने पूछा, राजा साहब, कल आप भ्रमण पर गए थे। नगर में सब कुशल मंगल तो है? राजा समझ गए कि यह उनकी जांच करने आया है। उन्हें बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने राजगुरु की बात याद करके अपने क्रोध को पी लिया। वह बोले, जी मंत्री जी, हम भ्रमण से लौट आए। वहाँ सब कुशल मंगल है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि राजा अब भी कुछ नहीं जानता। अगले दिन मंत्री महल से निकलकर तांत्रिक के ठिकाने की ओर चल पड़ा। रानी कोमल चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चली गई। थोड़ी ही देर में मंत्री तांत्रिक के अड्डे पर पहुंच गया। तांत्रिक ने उसे देखा तो बोला,
अरे आओ बेटा बांगा, आओ। आज हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। बस थोड़ी देर की बात है। मंत्री ने खुश होकर कहा। तांत्रिक बाबा, एक खुशखबरी है। कल राजा भ्रमण पर गया था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। वह तो बेवकूफ बना हुआ है। तांत्रिक बोला। अरे बबुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमें राजा को जल्दी खत्म करने की जरूरत ही नहीं है, बाद में देखेंगे। चलो अब हम अपनी सिद्धि शुरू करते हैं, मंत्री बोला। तांत्रिक बाबा की जैसी आज्ञा। उधर रानी कोमल नंगी तलवार लेकर छिपी हुई थी। उनका बस इंतजार था कि कब ये दोनों ध्यान में लीन हो और वह अपना काम कर दे। मंत्री और तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया। थोड़ी देर जाप करने के बाद वे दोनों गहरे ध्यान में लीन हो गए। रानी को यही मौका चाहिए था। वह झट से बाहर निकली और अपनी तलवार से दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उनके सिर धड़ से अलग हुए, पूरे नगर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नगर से अकाल हमेशा के लिए खत्म हो गया था। इस तरह रानी कोमल की सूझबूझ और साहस के कारण राजा गोविंद सेन की जान बच गई। उन्हें मंत्री की वजह से कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंधा विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। राजा ने अपने मंत्री पर बिना सोचे समझे भरोसा किया और उसका पूरा राज्य संकट में पड़ गया। लेकिन रानी की चतुराई और साहस ने उन्हें बचा लिया। इसलिए हमें कभी भी बिना परखे किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी हो, उसे जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे जल्द ही एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।